कायदे आजम को टीबी का मर्ज था और ये बात उन्होंने सबसे छुपा कर रखी थी। वजह अपनी सियासी तहरीक को नुकसान से बचाना। वो समझते थे कि अगर किसी को पता चल गया कि उनको टीबी जैसी बीमारी है जो कि उस जमाने में बहुत खतरनाक समझी जाती थी, तो मुखालिफिन पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। तो इसी सीक्रेट के साथ पाकिस्तान बन गया। लेकिन इसके बाद कायद की सेहत बहुत बिगड़ गई। वो आराम के लिए कुछ दिन ज़ियारत बलोचिस्तान चले गए, लेकिन बेहतरी फिर भी ना आई, बल्कि सेहत मजीद खराब हो गई। तब 11 सितंबर 1948 को इन्हें कराची वापस लाया गया। यहाँ मारीपुर एयरबेस से एक फौजी एम्बुलेंस से इन्हें गवर्नर जनरल हाउस लाया जा रहा था, लेकिन गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई। जब तक दूसरी एम्बुलेंस आती तब तक बहुत देर हो गई थी। कायद की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। यूँ पाकिस्तान 1 साल बाद ही यतीम हो गया। यूँ तो बज़ाहिर ये एक तिब्बी मौत थी, लेकिन जिस तरह के इंतजामात किए गए थे बहुत से हलकों के मुताबिक इसमें कत्ल की साजिश नजर आती है। बहरहाल उसके बाद पाकिस्तान में हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल की तहरीक का बाकायदा आगाज होता है और पहला निशाना बनते हैं वजीर आज़म लियाकत अली खान। ये 16 अक्टूबर 1951 की शाम थी। रावलपिंडी के कंपनी बाग में हजारों लोग मौजूद थे। लियाकत अली खान की तकरीर शुरू हुई। अभी उनकी जुबान से 2 अल्फाज ही अदा किए गए थे कि पहली सफ से 2 गोलियां चल गईं। अकबर खान नामी एक अफगान ने अपने पिस्टल से कायदे मिल्लत पर सीधे फायर कर दिए थे। इस हमले में न लियाकत अली खान जिंदा बचे और न अकबर खान। लेकिन अकबर खान ने ऐसा क्यों किया, इसकी तहकीकात शुरू हुई। जिस तरह एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, इसी तरह शायद एक कत्ल छुपाने के लिए भी कई कत्ल करने पड़ते होंगे। लियाकत अली खान केस में भी लगता है ऐसा ही हुआ। मामले की तहकीकात कर रहे थे IG नवाबजादा एजाजुद्दीन। तहकीकात मुकम्मल हुई। वो अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर कराची आ रहे थे कि जेहलम के करीब उनका जहाज गिरकर तबाह हो गया। अहम शख्सियात और कागजात सब जलकर राख हो गए। यूँ लियाकत अली खान के कत्ल ने पाकिस्तान को ऐसे बहरान में डाल दिया कि आज भी मुल्क निकलता हुआ नजर नहीं आता। इस कत्ल के बाद मुल्क में हाई प्रोफाइल असैसिनेशन का सिलसिला चल पड़ा। कई वजीर आजम भी अपनी जान से गए। मसलन 5वें वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी 1956 और 1957 में पाकिस्तान के वजीर आजम थे, लेकिन फिर उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। अयूब खान का दौर शुरू हुआ तो सियासतदानों ने बड़ी मुश्किलें देखी। तब दूसरे बहुत से रहनुमाओं की तरह हुसैन शहीद सोहरवर्दी को भी जेल में डाल दिया गया। उन पर भी पाबंदियां लगी, यहाँ तक कि वो मुल्क से बाहर चले गए। कहा जाता है कि उन्हें जबरन बाहर भेजा गया था। और फिर 5 दिसंबर 1963 को बेरूत लबनान में वो अपने होटल में मुर्दा पाए गए। मौत की वजह वैसे तो हार्ट अटैक कही जाती थी, मगर उनकी बेटी बेगम अख्तर सुलेमान के मुताबिक हुसैन शहीद की मौत तबई नहीं थी, बल्कि उनको मरवाया गया था। ये वो दौर था जब अयूब खान का मुकाबला बल्कि सामना करना भी बहुत मुश्किल था। तब मुल्क को जरूरत थी ऐसी शख्सियत की जिसमें इतना अज़म और हौसला हो, और ये फातिमा जिन्ना के अलावा और कोई हो नहीं सकता था। कायदे आज़म की बहन और तहरीक पाकिस्तान की रहनुमा, जिन्होंने भाई की मौत के बाद बहुत कुछ बदलते देखा। फातिमा जिन्ना ने बड़ी मुखालफतों का सामना किया। गद्दार तक के इल्जामात उन्होंने बर्दाश्त किए। उनकी किताबें सेंसर हुई और उन्हें रेडियो तक पे भी बात करने से रोका जाता, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। ये एक ऐसा दौर था जिसे पाकिस्तान की तहरीक का डार्क चैप्टर कहना चाहिए। फातिमा जिन्ना ने आमिर जनरल अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। मुल्क में हर तरफ एक ही नाम था, फातिमा फातिमा, लेकिन हैरान कुन तौर पर वो अयूब से हार गई। इसके बाद तो फातिमा जिन्ना की जिंदगी अजाब कर दी गई। कभी उनके घर का पानी बंद कर दिया जाता तो कभी छापे मारे जाते। यहाँ तक कि 9 जुलाई 1967 को अचानक फातिमा जिन्ना का इंतकाल हो गया। डॉक्टर ने कहा उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन एक हल्का आज तक ये समझता है कि फातिमा जिन्ना को कत्ल किया गया था। यहाँ तक कि मोहतरमा के भांजे और मशहूर माहिर कानून अकबर पीर भाई को भी शुबा था कि वो कत्ल की गई थी। ये सब किसने किया आज तक पता नहीं चला। उस वक्त के वजीर दाखिला काजी फजलुल्लाह की सरबराही में एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी तैयार की गई, मगर वो कभी मंजर आम पर नहीं लाई गई। पाकिस्तान का अगला हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल था एक और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का। वैसे खुद भुट्टो के दौर में भी बड़े सियासी कत्ल हुए थे, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि तब ये काम बहुत ही सिस्टमैटिक अंदाज में हुआ। डेरा गाजी खान से जमाते इस्लामी के रुकन असम्बली डॉक्टर नजीर अहमद कत्ल कर दिए जाते हैं। फिर लाहौर में ख्वाजा रफीक और नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी समेत कई हाई प्रोफाइल शख्सियात भी कत्ल हुई हैं। पेशावर में हयात मोहम्मद खान शेरपाव का कत्ल होता है, तो कोयटा में अब्दुल समद खान अचकज़ई की पुरइस्रार मौत भी भुट्टो दौर में ही होती है। लेकिन इनमें से मोहम्मद अहमद खान कसूरी का कत्ल ऐसा है जो खुद भुट्टो के गले पड़ जाता है, और इस केस में बिला आखिर उन्हें फांसी की सजा सुनाती जाती है।
ये 4 अप्रैल 1979 था जब जुल्फकार अली भुट्टो को सेंट्रल जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई। दुनिया आज भी इसे एक अदालती कत्ल करार देती है, जिसके जरिए एक आमिर ने मुल्क के सबसे बड़े सियासी रहनुमा को अपने रास्ते से हटा दिया। ज़ियाउल हक के दौर में और भी कई अहम हाई प्रोफाइल अमवात हुई। मसलन फ्रांस में शाहनवाज भुट्टो की पुरस्कार मौत। जुल्फकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बेटे जो 18 जुलाई 1985 को फ्रांस में अपने घर में मुर्दा पाए गए। भुट्टो खानदान आज तक कहता है कि शाहनवाज को जहर दिया गया था और इसमें उनकी अफगान बीवी रेहाना का किरदार था। सच क्या था आज तक नहीं पता चल सका, लेकिन हकीकत जो भी हो, पर भुट्टो का जवां साल बेटा सिर्फ 26 साल की उम्र में जान से जरूर चला गया। 17 अगस्त 1988 में पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ आता है। पाक फजाइया का C-130 त्यारा बहावलपुर से परवाज करता है और कुछ ही देर में गिरकर तबाह हो जाता है। त्यारे में कोई और नहीं, पाकिस्तान के स्याहो सफेद के मालिक सदर ज़ियाउल हक भी सवार थे। हर त्यारा हादसे की तरह उसमें भी कोई मुसाफिर नहीं बचा, ज़ियाउल हक भी नहीं। कई हल्के इसे भी साजिश करार देते हैं और कहते हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि ज़ियाउल हक के भी कत्ल की साजिश थी। ज़ियाउल हक के बाद मुल्क में जमहूरी दौर का आगाज होता है। लग रहा था कि अब भुट्टो खानदान और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन भुट्टो खानदान की मुश्किलें अभी बाकी थी। भुट्टो के छोटे बेटे ने फ्रांस में अपनी जान दी, लेकिन बड़े की आखिरी सांसें कराची में लिखी थी। वो भी ज़िया के दौर में नहीं बल्कि खुद अपनी बहन बेनजीर की हुकूमत में। मुर्तजा भुट्टो ने अपने वालिद की फांसी के बाद एक मज़ाहमती तंजीम बनाई थी जिसका नाम था अल जुल्फिकार। इस तंजीम ने बहुत सी कार्रवाइयाँ की, हाईजैकिंग तक में मुलविस रही, लेकिन 20 सितंबर 1996 की शाम उनकी जिंदगी का सूरज भी डूब गया। अपने ही घर के सामने अपनी ही बहन की हुकूमत में मुर्तजा भुट्टो एक पुलिस मुकाबले में मार दिए जाते हैं। ये वाकया गलतफहमी की वजह से पेश आया या एक प्री प्लान्ड मर्डर था, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वाक़े ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। कुछ ही महीनों में बेनजीर का तख्ता उल्टा दिया गया। वो फिर कभी वजीर आजम नहीं बन पाई, बल्कि उन्हें मुल्क तक छोड़ना पड़ा। सालों तक जिलावतनी काटने के बाद 2007 में बेनजीर की वापसी हुई और फिर हुआ पाकिस्तान की तारीख का सबसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल कत्ल। ये कैसे हुआ, इससे पहले हम चलते हैं 90 की दहाई के कराची की तरफ। यहाँ कत्ल एक मामूल बन चुका था। यहाँ पहला हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल हुआ महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक का, तंजीम के बानी अरकान में से एक और मोतदिल मिजाज रहनुमा, जो 92 ऑपरेशन के बाद अंडरग्राउंड चले गए थे, लेकिन फिर अचानक मंजरे आम पर आए और ऐलान कर दिया कि मैं कराची को खून खराबे से बचाने के लिए आया हूँ। गोली और गाली की सियासत को भी खैरोबाद कह दिया, जो इल्ताफ हुसैन के फलसफे से बिल्कुल अलग बात थी। और अलग बात का नतीजा भी कुछ अरसे में सामने आ गया। 1 मई 1993 को अजीम तारिक अपने ससुराल में ठहरे हुए थे जब आधी रात को चंद रात घर में दाखिल हुए और क्लाशनकोफ के ब्रेस्ट मारकर इन्हें कत्ल कर दिया। और ये MQM में आखिरी हाई प्रोफाइल कत्ल था। अजीम अहमद तारिक के एक और साथी इमरान फारूक के साथ भी यही हुआ, 17 साल बाद और कराची से हजारों किलोमीटर दूर लंदन में। ये दिन था 16 सितंबर 2010 का। इमरान फारूक काम के बाद घर वापस आ रहे थे जब चंद नामालूम अफराद ने उन पर खंजरों से वार किए और कत्ल कर दिया। डॉक्टर इमरान फारूक के इल्ताफ हुसैन के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे, यहाँ तक कि उन्हें 3 मरतबा पार्टी से भी निकाला गया था। इमरान फारूक ने तो पार्टी ही छोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन फिर एक रोज अचानक उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये कत्ल जरा मुख्तलिफ था, क्योंकि लंदन में हुआ था, इसलिए इमरान फारूक के कातिल कुछ दिन के बाद ही गिरफ्तार हो जाते हैं और 10 साल बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। गालिबन ये किसी भी पाकिस्तानी सियासी रहनुमा के कत्ल का वाहिद वाकया होगा जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा, मगर ये वाहिद कत्ल नहीं था जिसका इल्जाम MQM पर लगा, बल्कि इमरान फारूक से कहीं पहले 1998 में भी एक बड़ी शख्सियत के कत्ल का इल्जाम भी MQM पर ही लगा था। ये थे मारूफ समाजी रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद, जिन्हें 17 अक्टूबर 1998 को उनके दवाखाने के सामने कत्ल कर दिया जाता है। हकीम सईद की उम्र उस वक्त 78 साल थी। वो मामूल के मुताबिक बाद नमाज फजर आराम बाग कराची में अपने दवाखाने पहुँचते हैं और वहीं पर चंद गाड़ियों में सवार दहशतगर्द उन पर फायर खोल देते हैं। तमाम उम्र लोगों में जिंदगी बांटने वाले हकीम सईद बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए गए। ये इतना बड़ा वाकया था कि कुछ ही दिनों में सिंध हुकूमत का खात्मा हो जाता है और सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाता है। खुफिया इदारों के मुताबिक ये कत्ल MQM से ताल्लुक रखने वाले कातिलों ने किया, लेकिन इल्ताफ हुसैन और MQM हमेशा इसकी तरदीद करती रही, यहाँ तक कि सालों बाद 2014 में तमाम मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। पाकिस्तान में सियासी कत्ल की तारीख में एक बड़ा वाकया पेश आता है। 6 अक्टूबर 2003
इस मर्तबा निशाना थे काल अदम सिपा सहाबा के सरबराह आजम तारिक, जिनका कत्ल कराची जैसे लॉलेस सिटी में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में होता है, वो भी दिन दहाड़े। आजम तारिक पर पहले भी 2 कातलाना हमले हो चुके थे, लेकिन वो बच गए थे। लेकिन इस बार हमलावरों ने ऐसे नहीं होने दिया। इस्लामाबाद शहर में दाखिल होते ही उनकी गाड़ी को रोका गया। 3 हमला आवरों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आजम तारिक को 43 गोलियां लगी। वो और गाड़ी में उनके 4 साथी भी मौके पर ही चल बसे। मुशर्रफ दौर में एक कत्ल ऐसा भी हुआ जिसने पाकिस्तान को हिला दिया। वो है बलोचिस्तान के साबिक गवर्नर अकबर बुगटी का। ये परवेज मुशर्रफ की आमरीत का दौर था। मुल्क में हालात वैसे भी बहुत खराब थे। तब अकबर बुगटी ने कौम परस्त सरदारों के साथ मिलकर सूबाई खुदमुख्तारी का मुतालबा कर दिया। बात बढ़ती गई। कुछ वाक़यात ने जल्दी पर तेल का काम किया। मुज़ाकरात की कोशिशें भी हुई, लेकिन नाकाम साबित हुई। यहाँ तक कि अकबर बुगटी पहाड़ों में रूपोश हो गए। 26 अगस्त 2006 को पाक फौज कार्रवाई करती है, जिसमें अकबर बुगटी अपने साथियों के साथ मारे गए। इस कत्ल से बलोचिस्तान में वो आग लगी, आज तक सूबा ही नहीं पाकिस्तान भी जल रहा है। और इस दौरान पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी कत्ल होता है बेनज़ीर भुट्टो का। बेनज़ीर अपने ही दौर में मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल और फिर हुकूमत के खात्मे के बाद मुल्क छोड़कर चली गई थी, यहाँ तक कि 2007 में NRO के तहत वापस आई। ये दिन था 18 अक्टूबर 2007 का, एक खुशी का दिन जो गम की शाम में बदल गया, जब इस्तकबाल के लिए आने वाले कारवां में जबरदस्त धमाका हुआ। बेनज़ीर तो बच गई, लेकिन 150 से ज्यादा लोग मारे गए। तकरीबन 2.5 महीने के बाद रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक जलसा हुआ। वही लियाकत बाग जहां 56 साल पहले लियाकत अली खान पर गोली चली थी। वहीं एक नामालूम शख्स ने बेनज़ीर पर भी फायरिंग कर दी, यहाँ तक कि उनकी गाड़ी के करीब एक खुदकश धमाका भी हो गया। बेनज़ीर भुट्टो बुरी तरह जख्मी हुई और अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गयी। उनके कत्ल की मंसूबाबंदी का इल्जाम काल अदम तहरीक तालिबान के सरबराह बैतुल्लाह मसूद और अलकायदा के रहनुमा अहमद अजवारी पर लगाया गया, मगर बहुत से लोग दूसरी जानिब इशारा करते हैं। इसके बाद वो हंगामा और इंतशार फैला कि मुल्क कई दिन तक जलता रहा। पंजाब के गवर्नर सलमान तसीर के कत्ल ने भी मुल्क में बहुत इंतशार पैदा किया। उन्होंने तौहीन रसालत के कानून को काला कानून करार दिया था, जिसके रद्द अमल में 4 जनवरी 2011 में उनके अपने ही मुहाफिज मुमताज कादरी ने उन्हें कत्ल कर दिया। कुछ वाक़यात तो ऐसे भी पेश आए जिनमें पूरी सियासी क़यादत ही खत्म हो गई, जैसा कि कराची में सानिया नश्तर पार्क की 11 अप्रैल 2006 था, जब कराची के नश्तर पार्क में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस था, जिसमें खुदकश हमला आवर धमाके से फट पड़ा और तकरीबन 60 अफराद की जान ले गया। मरने वालों में बरेलवी मकतब फिक्र के कई नुमाया शख्सियात थी, बल्कि सुन्नी तहरीक की पूरी आला क़यादत भी शामिल थी। पाकिस्तान में आखिरी हाई प्रोफाइल सियासी कत्ल हुआ मौलाना समीउल हक का, जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबराह और मशहूर मदरसे अकोड़ा खटक के सरपरस्त मौलाना समीउल हक को इस्लामाबाद में उनके घर में किसी नामालूम शख्स ने कत्ल किया था। उस वक्त उनका बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों घर पर मौजूद नहीं थे। मौलाना अकेले थे। कोई घर में दाखिल हुआ, पहले छुरियों के वार करके जख्मी किया और फिर गोली मार दी। ये है पाकिस्तान की खूनी सियासी तारीख, जिसमें और भी कई सियासी रहनुमाओं पर सियासी हमले हुए। मसलन मौलाना मौदूदी पर 1963 में कातलाना हमला हुआ और वो बाल बाल बच गए। फिर परवेज मुशर्रफ पर कई कातलाना हमले हुए, बल्कि ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि सबसे ज्यादा हमले उन्हीं के खिलाफ हुए, लेकिन वो सब में बच गए। फिर साबिक वजीर आजम शौकत अजीज और इमरान खान भी कातलाना हमलों की जद में आए, लेकिन उनकी जिंदगी भी बाकी है। इमरान खान पर कातलाना हमला पाकिस्तान में किसी हाई प्रोफाइल शख्सियत पर ये आखिरी बड़ा हमला था। ये 3 नवंबर 2022 को हुआ। तब इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च की क़यादत कर रहे थे, जो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा था। वजीराबाद में इमरान खान की तकरीर जारी थी कि अचानक एक सिम से फायरिंग हुई। एक गोली इमरान खान की दाई टांग पर लगी। खुशकिस्मती से जख्म गहरा नहीं था, इमरान खान बच गए। लेकिन पाकिस्तान में सियासी कत्ल की तारीख अब भी जारी है। आखिर खून का ये सिलसिला कब रुकेगा? आखिर कब मामला बातचीत से हल होने का चलन आम होगा भी या नहीं? मैं हूँ आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।